हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और आरक्षक का जिस तरीके से अभी एग्जाम आने वाला है और जेल प्रहरी के अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और साथ ही साथ में एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं और 20 तारीख से 20 नवंबर से इसका एग्जाम चालू होने वाला है। तो उसके लिए ये मैंने एमसीक्यू सीरीज लगातार बना रहा हूँ। ये इसका 7वां पार्ट है जो कि हेड कांस्टेबल, मध्य प्रदेश का कांस्टेबल और जेल प्रहरी के दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और ये पिछले एग्जाम्स के एमसीक्यूज हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दूंगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आता है आप लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सारे के सारे जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और आप समय पर सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और आरक्षक के लिए ये एमसीक्यू सीरीज का 7वां पार्ट, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है जेल प्रहरी की 2015 का पूरा क्वेश्चन सेट है जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी एक शिफ्ट का ये पेपर मैंने पूरा लिया हुआ है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है जेल प्रहरी जो मध्य प्रदेश पीईबी कंडक्ट कराती है और किस तरीके के पेपर आते हैं और कैसा क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर ग्वालियर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको करेक्ट आंसर साथ ही साथ बताते जाऊंगा और क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको इसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के जेल प्रहरी में पूछे जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपको, तो इसको आपको इसी तरीके से समय का ध्यान देते हुए सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मध्य प्रदेश का जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? ये ऑप्शन है आपके सामने, पहला केशव दास, दूसरा पद्माकर, तीसरा बिहारी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केशव दास। रसिक प्रिया इसकी जो लेखक हैं वो केशव दास हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरे का प्रमुख योगदान किस शहर से है? यानी कि मध्य प्रदेश में हीरे कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है इसमें। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह या फिर छतरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है इसमें? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पन्ना। पन्ना इज द करेक्ट आंसर। और आपके इसके साथ में फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हीरा जो है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। अगर भारतवर्ष में हीरे का उत्पादन के लिए कोई एक राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खदान है वो है पन्ना में। ठीक है ना, पन्ना में ही सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किया जाता है। और पन्ना में हनोता, जो हनोता है वहां पर है ये खदान, हनोता तहसील है, वहां पर सबसे अधिक हीरे पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में इसके अलावा 2 शहर और हैं, 2 जिले और हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो है इसी में ऑप्शन में दिया हुआ है छतरपुर, ठीक है ना, और दूसरा है सतना। ठीक है ना, सतना में पाया जाता है मझगावा। मझगावा जो क्षेत्र है वहां पे, और छतरपुर में अंगरिया। अंगरिया। तो ये 3 मध्य प्रदेश के जिले हैं यहाँ पे कि सबसे अधिक हीरे का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारतवर्ष में हीरे यहाँ से उत्पादन किए जाते हैं। तो नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अलावा और किसी क्षेत्र में हीरे का उत्पादन नहीं होता। तो इसका जो प्रमुख तरीके से योगदान जो है, सबसे ज्यादा हीरे की उत्पादन का जो जिला है वो है पन्ना। पन्ना की हनोता की जो खदान है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे या फिर एच.एस. कामत। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल। दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 2015 का जेल प्रहरी का एक पेपर सेट है एक शिफ्ट का, जिसको कि मैंने पूरा लिया है, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आते हैं सामान्य ज्ञान के, और इसमें आपको पूरा पैटर्न मालूम पड़ेगा और आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है और किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, उसी समय के ये कुंजीलाल
दुबे जी जो हैं जो उसी समय के थे और ये उस समय थे लॉ मिनिस्टर, ठीक है ना, विधि मंत्री थे उस समय के, विधि मंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीला के मेले का आयोजन किया जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर वो है ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ग्वालियर में किया जाता है ये रामलीला के मेले का आयोजन। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद या फिर भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है होशंगाबाद। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये होशंगाबाद में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से अन्य ऑप्शन अगर देखे जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं, इंदौर में है अभ्यारण्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंचुरी, ठीक है ना, जिसका नाम है राला मंडल, राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये, ठीक है ना, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और इसका अगर एरिया देखा जाए तो इसका कुल एरिया जो है वो बहुत ही कम है, 2.345 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ऐसे आपको याद रखना है। इसी तरीके से ग्वालियर में जो है, ग्वालियर में जो अभ्यारण्य है वो है घाटी गांव। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है, यहाँ पे सेंचुरी है। अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा होता है और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो रिजर्व होता है, वहाँ पर हर चीज का प्रतिबंध होता है, चाहे वो जंगल की कटाई हो या फिर जैव विविधता होती है, वहाँ पे बायो रिजर्व भी घोषित किया जाता है वो। इस कारण से यहाँ पर पूरी तरीके से कटाई और किसी भी चीज की पूरी तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र कहलाता है। और अभ्यारण्य जो होता है वो काफी बड़े एरिया में होता है और उसका जो क्षेत्रफल है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ये घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये है ग्वालियर में। इसी तरीके से भोपाल में है राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जिसको बोलते हैं वन विहार, वन विहार के नाम से है ये एक अनोखा ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि वन विहार या फिर चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। और छोटा है ये बहुत ही, और ये बड़ा तालाब जो है जो कि राजा भोज ने निर्माण कराया था उसके पास में ही फैला हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? ठीक है ना, ये ऑप्शन है आपके सामने, कार्तिक, चैत्र, बैसाख और फाल्गुन। तो इसका जो सही उत्तर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन का लेवल है, आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चैत्र। चैत्र इज द करेक्ट आंसर। तो चैत्र जो महीना है वो भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, उसका ये पहला महीना कहलाता है चैत्र। चैत्र के बाद में बैसाख, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस माह और फाल्गुन। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 12 भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार ये महीना होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, किस नदी पर वाराणसी जो शहर है वो स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, यमुना, चंबल या फिर हुगली। कौन सी नदी है जिसके समीप, जिसके पर ये वाराणसी शहर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है वो है गंगा। गंगा नदी के तीर पर है वाराणसी, गंगा नदी बहती है वाराणसी में। और गंगा नदी की जो सबसे मतलब उद्गम स्थल कहाँ से है? ये है मानसरोवर से। मानसरोवर के पास में, मानसरोवर के पास में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम है। और इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। और जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के पास में स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है। इस तरीके से अगर अगले ऑप्शंस अगर देखा जाए तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो इंदौर में महू से है, ठीक है ना, इंदौर में महू से है। इसी तरह ये हुगली नदी जो है ये कर्नाटका की नदी है, ठीक है ना, हुगली नदी कलकत्ता की है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की ये नदी है हुगली नदी, ठीक है ना, जिसपे कि हावड़ा ब्रिज है। जो हावड़ा ब्रिज जो है वो
हुगली नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का नृत्य है? ये ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, पंजाब, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जीके को कवर कर लेंगे सिंपल, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और सभी पूरा का पूरा इंडिया कवर होता है। पूरे इंडिया में से कहीं से भी कोई सा भी जीके पूछा जा सकता है। जिस तरीके से ये लेवल है, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का नृत्य है, तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश पूछा है, तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यानी कि नृत्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है, और कोई सा भी शहर किसी भी राज्य का, जो कि पूरे ऑल इंडिया में है, कहीं से भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, जोग फॉल्स जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, अलग कलर से बताता हूँ, कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका में है ये जोग फॉल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कौन से गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का शानदार सम्मान से स्वागत किया था? यह ऑप्शन है आपके सामने, पहला लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक है ना, विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग इज द करेक्ट आंसर। इनने ही जो गवर्नर जनरल रहे थे उस समय, इन्होंने रोपड़ में रंजीत सिंह का शानदार सम्मान किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब गवर्नर रहे थे? ये रहे थे 1828 से लेके 1835 तक भारत के ये गवर्नर जनरल रहे थे। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसके तहत की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। और पिछले क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं, तो जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आपको बार बार दोहराना है, याद करना है, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। तो ये जो कॉलेज है, ठीक है ना, पुणे का पॉपुलर कॉलेज है, फेमस कॉलेज है ये, फर्ग्यूसन कॉलेज, जिसकी स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान या फिर अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि अगर कोई मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बना था तो वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे? 1887-88 में, ठीक है ना। इस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, समाजवादी ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर समाजवादी कांग्रेस ब्लॉक। तो इसमें से जो सही आंसर क्या है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी नई पार्टी गठन की थी कब? 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से नई पार्टी गठित की थी, और 1939 में ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे। और उसके बाद में इन्होंने तुरंत वहां से इस्तीफा दिया था, क्योंकि इनका जो नियम थे और इनकी जो रूल्स थे, ये जिस तरीके से चाहते थे भारत को आज़ादी दिलाना, उसको कहीं ना कहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मान रही थी। इस कारण से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का गठन किया था 1939 में। उसी टाइम पे ये अध्यक्ष भी बने थे, ये आपको याद रखना। और उन्होंने नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये ऑप्शन है आपके सामने, S.A. दांगे, जगजीवन राम जी, विनोबा भावे या आचार्य कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है
विनोबा भावे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आचार्य जो संत विनोबा भावे जी थे, उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी और ये कब की थी? 1951 में। 1951 में इन्होंने ये एक आंदोलन चालू किया था कि जो भी व्यक्ति भू को दान देना चाहे स्वेच्छा से, वो दे सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, जो कि संत विनोबा भावे जी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, ओस्लो किस देश की राजधानी है? ये ऑप्शन है आपके सामने, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस या फिर नॉर्वे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? देखिए, इसमें वर्ल्ड लेवल के भी जीके पोर्शन कवर किया है। इसमें सिर्फ कैपिटल और सिंपल क्वेश्चंस वर्ल्ड लेवल के आते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि ओस्लो किस देश की राजधानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ में अलग जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? ये है पेरिस। जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। इसी तरीके से स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉक HOLM, स्टॉकहोम्स है। और इस तरीके से बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। तो ये इस तरीके से जितनी भी कैपिटल्स हैं वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। जितनी भी वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल क्या क्या है और उनकी जो करेंसी हैं वो भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जेल प्रहरी और कांस्टेबल में, जिसको कि आपको आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं और एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से वो याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, रुपया किस देश की मुद्रा है? यानी कि रुपया जो है वो किस कंट्री की करेंसी है? ये ऑप्शन है आपके सामने, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, ठीक है, रूस जिसको रसिया भी बोलते हैं, मालदीव्स या फिर कुवैत। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो ये किसकी रुपया जो है किस देश की राजधानी है? वो मुद्रा है। मुद्रा यानी कि करेंसी, CURRENCY करेंसी है। तो ये है ऑप्शन इसके सामने। तो इसका ये चौथा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, चौथा ऑप्शन है इसके, दिस इज द करेक्ट। ठीक है ना, मालदीव की राजधानी है मालदीव की करेंसी है रुपया। ठीक है ना, और मालदीव की जो कैपिटल क्या है, इसमें कैपिटल के बारे में भी मैं बता देता हूँ, वो है माले। माले जो है वो मालदीव की कैपिटल यानी कि राजधानी। इसी तरीके से अगर यूएसए के बारे में देखना तो यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर है और इसकी जो राजधानी वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। इसी तरीके से रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को मॉस्को रशिया की राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? वो रशियन रूबल। ठीक है ना, रशियन रूबल जो है ये इसकी करेंसी। इसी तरीके से कुवैत, कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी के नाम से है ये, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? वो है दिनार। दिनार, ठीक है ना, कुवैती दिनार जिसे बोलते हैं वो इसकी करेंसी है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए हैं क्योंकि इसमें करेंसी भी पूछी जाती है और साथ में कैपिटल पूछी जाती है। वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस कमिंग इन जेल प्रहरी एंड कांस्टेबल। तो सिंपल आपको जीके इसमें कवर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओमान। ओमान जो कंट्री है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब किस क्षेत्र में स्थित है, कहाँ स्थित एक देश है? ठीक है ना, ओमान जो कंट्री है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, उत्तरी अमेरिका में है ना, मध्य पूर्व में है, अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य पूर्व। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सेंट्रल ईस्ट, मध्य पूर्व को अगर लिखा जाए हिंदी इंग्लिश में तो सेंट्रल ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है ना, वहां पर ये स्थित है, सेंट्रल ईस्ट का एरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि सबसे लंबी नहर है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना, इसकी जो लंबी कड़ी है जो किस देश की राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत आती है? जो ऑप्शन है आपके सामने, लीबिया, ब्रिटेन, मिस्र या फिर सूडान। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है मिस्र। वो मिस्र के अंदर अंतर्गत आती है। मिस्र इज द करेक्ट आंसर। और इस नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल 168 किलोमीटर।
ये आपको याद रखना है। 168 किलोमीटर लंबी ये नहर है और वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी नहर जिसे बोलते हैं कैनाल वो, और उसकी जो राष्ट्रीयता है वो कहाँ, मिस्र के अंतर्गत आती है, यानी कि मिस्र से सबसे ज्यादा इसका मेन इम्पैक्ट है जो इसकी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किस देश में स्थित है? जो एंडीज पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है ना, इसे सीरीज ऑफ एंडीज माउंटेन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में है, ये पूछा है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका। दिस इज द करेक्ट आंसर। दक्षिणी अमेरिका में है ये एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है, और इसमें इसकी एंडीज पर्वत की जो सबसे पीक पॉइंट्स की हाइट है वो कितनी है? वो है 7,600 मीटर। ठीक है ना। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है? वो है माउंट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो कि कहाँ पर है? नेपाल। ठीक है ना, नेपाल में है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है ना, 8848 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि सबसे ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो वो है माउंट एवरेस्ट, और ये लगातार इसकी हाइट बढ़ती भी जा रही है ना। तो ये इसका अलग फैक्ट मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पर आप फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एट अनअकैडमी। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल से आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको गोल चूज करना है MPPSC और व्यापम। उसके बाद में आपको एनरोल करना है फ्री लाइव क्लास टू गेट नोटिफिकेशन अटेंड टू देम। ठीक है ना, फ्री लाइव क्लास के लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। To get an opportunity to interact and learn from top educator of MP। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी में, उनके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, और उसमें फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास रहेगी। इट इज लाइक टू बी ए फ्री डेमो क्लास। यू कैन इंटरैक्ट एंड लर्न इन लाइव क्लास। यू कैन ऑल्सो क्लियर ऑल द डाउट्स, अटेम्प्ट पोल एंड डाउनलोड द नोट्स। फ्री लाइव टेस्ट में आपको मिलेगा, इट इज लाइक टू बी फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट। ठीक है ना, लाइव टेस्ट मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। आफ्टर एवरी टेस्ट स्कोर कार्ड इज प्रोवाइडेड। स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जिसमें कि आपको स्कोर पूरा मालूम पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। एवरी टेस्ट फॉलो बाय पेपर एनालिसिस इन फ्री लाइव क्लास। पेपर का पूरा एनालिसिस भी आपको मिलेगा जो कि फ्री लाइव क्लास पर अवेलेबल रहेगा। फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास के जो फीचर्स हैं उसमें जैसे कि बताया है, इसमें डाउट क्लियर होंगे, साथ ही साथ में आप जो ऑप्शंस होंगे उसमें A, B, C इस तरीके से आप अपने पोल अटेम्प्ट करेंगे लाइव क्लास में। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल होगी। फ्री लाइव टेस्ट के जो फीचर्स हैं उसमें अगला फीचर होगा एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। अगला फीचर होगा एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय द टॉप एजुकेटर इन द लाइव क्लास। जो लाइव क्लास में जो एजुकेटर होंगे वो जो भी आपके टेस्ट होंगे उनका एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। और जो अगला फीचर इसमें होगा वो होगा डिफरेंट एग्जामिनेशंस मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड लाइक MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI एंड मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, उन सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस है अनअकैडमी में, ये इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि फ्री क्लास है इसमें लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन आप अगर प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री में ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे। यहाँ पर ओकेजनल PDF मिलेंगी आपको और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें कि प्लस सब्सक्रिप्शन होगा। साथ ही साथ में अनलिमिटेड डाउट्स, लिमिटेड डाउट्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्री क्लास में, लेकिन प्लस क्लास फीचर्स में आपको ऑल डाउट सॉल्व बाय द टॉप एजुकेटर्स। जो भी डाउट्स होंगे वो टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी में होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे।
अगला फीचर है अनअकैडमी का करंट अफेयर्स की मैगजीन। ये मैगजीन आपको मिलेगी वर्चस्व के नाम पर यहाँ पर, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो इसमें चालू हो गया है और इसमें ये पहला भाग अक्टूबर में लॉन्च हो गया। साथ ही साथ में अनअकैडमी आपको दे रहा है हजारों जो प्रश्न हैं उसके पूरा एक बैंक प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि आपको जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स की, उनकी तैयारी आपको इन क्वेश्चन से आसानी से होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का पूरा सेक्शन होगा। बैचेस और कोर्सेज अक्टूबर से चालू हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या नवंबर चल रहा है, तो ये बैचेस पहले से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरीके से MPSI, ठीक है ना, MPPSC के भी सारे बैचेस चालू हो चुके हैं। और MP पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी आ गया है उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए भी यहाँ पर 29 अक्टूबर से ये बैच चालू हो चुका है। और MPPSC का लेटेस्ट बैच 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है। इसी तरीके से रनिंग बैच अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट बैच जो चालू होगा वो 17 नवंबर से MPPSC मेंस के लिए, ठीक है ना, जो मेंस GS1 है उसका पेपर के लिए चालू होने वाला है। तो आप ये सारे के सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो एडमिशन फीस है और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उसका मंथली या 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन की फी चार्ट है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एक कोड उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस कोड को आप डालेंगे, देन यू विल गेट 10% ऑफ द एडमिशन फीस। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो रेफरल कोड, उसको डाल के आप अपने जो भी कोर्सेज लेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको सीधे मिलेगा। तो ये है पूरा अनअकैडमी का कंप्लीट जो चार्ट है, इसके द्वारा आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। झारखंड के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी, हेमंत सोरेन, रघुवर दास या फिर आनंदी पटेल। तो अभी मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है क्योंकि इसमें प्रीवियस चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा था। तो अभी के जो करंट मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2020। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके के बनने की चांस नहीं है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान के चलिए आप। तो इसमें जो सही आंसर है वो है हेमंत सोरेन। अभी करंट में अगर झारखंड के कोई मुख्यमंत्री हैं तो वो है हेमंत सोरेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2nd नंबर का। अगला क्वेश्चन है 22, शेखर बसु को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस डिपार्टमेंट का, किस क्षेत्र का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये ऑप्शन है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, आर्थिक मामलों के कैबिनेट का या फिर सिंचाई विकास विभाग का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा आयोग का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसमें जो नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और अभी करंट में जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो वो हैं अभी नीति आयोग के अध्यक्ष। तो इसको सिंपल अगर संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानी जाए तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। अगर नीति आयोग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से जाकर नीति आयोग का पूरा वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने पहले से ही आपको बनाकर रख दिया है। तो उसमें आपको पूरा नीति आयोग का गठन कैसे होता है, नीति आयोग की शुरुआत कब हुई और उसकी शक्ति और उसके पावर के बारे में पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, जन कल्याण पुरस्कार किस अस्पताल को पुरस्कृत किया गया है? ये ऑप्शन है आपके सामने। उस समय में ये जो पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? ये 2015 का ये क्वेश्चन पेपर सेट है। तो ये ऑप्शन है उस क्वेश्चन पेपर के, टाटा हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल या फिर KIM हॉस्पिटल। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर 2015 के मुताबिक देखा जाए तो उस समय ये जो पुरस्कार दिया गया था जन कल्याण का वो वाडिया हॉस्पिटल को दिया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का है। 1946-47 के दौरान जब भारत आजाद होने वाला था उस समय की जो अंतरिम सरकार थी उस समय के वित्त मंत्री कौन रहे थे? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, RK शरणमुखम चेट्टी या फिर जॉन मथाई,
लियाकत अली खान या फिर चिंतामन राव देशमुख। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा अगर हिस्ट्री पे देखा जाए तो कौन है? लियाकत अली खान। यही थे उस समय के, ये अंतरिम जो सरकार बनी थी उस समय के ये वित्त मंत्री थे। कौन? लियाकत अली खान 1946-47 के समय। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन 25th। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय रानी लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र के अधिकार के लिए लड़ी थी? ये ऑप्शन है कानपुर, झांसी, दिल्ली या फिर ग्वालियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सभी बता सकते हैं झांसी, क्योंकि ये झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कही जाती है। तो ये अपनी झांसी के अधिकार क्षेत्र के लिए इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें फ्रीडम फाइटर बनी थी, उसके लिए ये युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। देखिए ये है संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहाँ से पूछा जाता है। संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश के शासन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी पूछी जाती है। यानी कि इंडिया लेवल का जो भी पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है ना, संविधान हो या फिर अलग अलग कैपिटल हो, ज्योग्राफी हो, तो हर लेवल का क्वेश्चन इसमें बनता है। लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है, सिंपल रहता है, तो आपको एक नॉर्मल वे में इसकी पूरी स्टडी करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही ढंग से वर्णित किया गया है? ये ऑप्शन है आपके सामने। यह है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। सेकंड नंबर, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं अंतर्विष्ट हैं या फिर चौथा, तीसरा, इसमें इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं या फिर चौथा, यह राज्यों की परिषदों में सीट आवंटित करता है। यानी कि कौन सी अनुसूची के बारे में पूछा है ये अलग अलग से बता रहा हूं मैं आपको। ये है क्वेश्चन चौथी अनुसूची, ठीक है ना। संविधान में टोटल कितनी? 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची की जो चौथी अनुसूची है उसको सही ढंग से कौन सा ऑप्शन अब वर्णित कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4th नंबर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें राज्य की परिषद जो है उसमें इसमें सीटों का आवंटन जो होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है चौथी अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किस अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा के रूप में बताया था? ऑप्शन है आपके सामने। पहला, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार या फिर चौथा संवैधानिक उपायों का अधिकार। तो इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन से अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा के रूप में बताया है? तो वो है संवैधानिक उपाय और अधिकार। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद रखना है, संविधान के उपायों के अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। देखिए इसमें राइटर्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस जो उपन्यास है उसके जो राइटर हैं वो कौन है? ये ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, के.एम. मुंशी, आर.डी. दिनकर या फिर चार्ल्स बुकोवस्की। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चार्ल्स बुकोवस्की द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही पोस्ट ऑफिस उपन्यास की को लिखा था, इसके लेखक थे कौन? चार्ल्स बुकोवस्की। तो आपको इसमें जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है ना, जो लेटेस्ट राइटर हैं जिन्होंने कि अभी हाल ही में पिछले 2 या 3 साल में जो किताबें लिखी हैं उन सभी के बारे में आपको स्टडी करनी है। साथ में पुरानी, ठीक है ना, इतिहास में जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये दिस इज द लेवल ऑफ द एग्जाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चंस। गुलिवर ट्रेवल्स किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलिवर ट्रेवल्स ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके सामने चार्ल्स लैम्स, चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंडर डुमास या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका जो आंसर है ये आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है जोनाथन स्विफ्ट इज द करेक्ट आंसर। जोनाथन स्विफ्ट ने ही गुलिवर ट्रेवल्स की रचना की थी, ये किताब को लिखा था। याद रखिएगा, जोनाथन स्विफ्ट। इस वीडियो का आखिरी और 30वां क्वेश्चन है ये, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन ही जेल प्रहरी में पूछे जाते हैं। तो जेल प्रहरी की 2015 का ये क्वेश्चन लिया गया था का पूरा पेपर सेट है और पैटर्न पूरा आपको इसमें मालूम पड़ गया होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका,
और ये क्वेश्चन है प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये ऑप्शन है आपके सामने। देखिए 3-4 क्वेश्चन इसमें लेखकों के बारे में बन गया, ठीक है ना, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो आपको इस तरीके से हर क्षेत्र के बारे में, हर पार्ट के बारे में जानकारी लेना है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके सामने वीएस नायपॉल, ठीक है, जॉन रिस्कन, पॉल कैनेडी या फिर हेनरी किंसजर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ये मैं आपको बता दूं इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो है पॉल कैनेडी, द करेक्ट आंसर। पॉल कैनेडी ने ही प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी जो पुस्तक है उसको लिखा था, ये इसके लेखक थे। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चन जेल प्रहरी के 2015 में पूछे गए ये मैंने आपको बताए, और इसमें आपको पैटर्न के बारे में मालूम पड़ा कि किस तरीके का पैटर्न आता है। और लगातार मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ में अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी आपके साथ के जुड़े हुए जो कलीग्स हैं वो इसको देख पाएँ। साथ ही साथ में मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप लगातार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन उसमें आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा या फिर जो भी कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेरे चैनल की आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला एमसीक्यू जेल प्रहरी और कांस्टेबल के ऊपर मैं लेके हाजिर हूँ, क्योंकि कांस्टेबल का भी एग्जाम अभी आने वाला है। अगले 2-3 महीने में इसका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरने जाने हैं। फॉर्म भरने के बाद में फिर इसके 2 या 3 महीने का गैप में कांस्टेबल का पेपर होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सभी एग्जाम्स के पैटर्न बताऊं, जिसमें कि कांस्टेबल का एग्जाम भी होगा, और साथ ही साथ अभी हो सकता है एमपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आ जाए, तो एमपीएसआई की भी मैं पूरी की पूरी तैयारी अपने स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ अपना मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, प्लेलिस्ट से सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आप मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।